अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर, और आज का जो हमारा पोर्शन है वो है मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के हवाले से। उसकी रीज़न ये है कि इस दफ़ा आपका क्योंकि सारा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, तो इस वजह से आपके जो पास्ट पेपर्स हैं वो तो नहीं हैं कि उनकी बेसिस पे आप एनालाइज़ कर पाएँ कि पिछले साल पेपर में क्या आया था तो इस साल क्या आने के चांसेस हैं या आपको कोई पोर्शन जो है वो क्लियर हो सके। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, फेडरल बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, उनकी बेस पे थोड़ा आपको आइडिया हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक पूरा जो पेपर है वो आपके लिए प्रिपेयर किया है कि उसकी जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरह है कि जो फेडरल बोर्ड की डिवीज़न है मार्क्स की उसके मुताबिक काफ़ी हद तक उसको डिवाइड किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर 15 MCQs हैं, 12 आपके चैप्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर से एक एक जो MCQs है वो ऐड ऑन हुआ है और एक दो चैप्टर हैं जिनमें से 2 MCQs हैं, तो इस तरह 15 जो MCQs हैं वो हमने कंप्लीट किए। सिमिलरली जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी सारे जो चैप्टर्स हैं उनको हमने टच किया है, कंप्लीट जो पोर्शन है। और इसी तरह आपको पता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें आर का ऑप्शन होता है, तो उसमें सारे जो चैप्टर्स हैं वो कवर अप होते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद द लॉन्ग क्वेश्चन। मैं ये जब पेपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, आपको समझाऊँगा, तो मैं सारी जो डिवीज़न है वो भी आपको साथ साथ बता दूँगा कि क्वेश्चन किस तरह आया हुआ है और क्वेश्चन जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज से आया हुआ है ताकि आप उसको एक पेज पे ऊपर डिफ़ाइन कर सकें और फिर आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। अगर आप ये पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है वो 100% आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़रूर हो सकती है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर का जो स्केच है वो किस तरह होता है। तो इस तरीके से आपके पास पेपर आएगा। ऑल्दो आप 10th क्लास में हैं, 9th में आप एक दफ़ा जो है वो बोर्ड का पेपर दे चुके हैं, तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि इसकी फिलिंग कैसे करते हैं। हम एक दफ़ा फिर जो है ना वो इसको फिलअप कर देते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ये जो वर्जन नंबर्स होते हैं, वर्जन नंबर कई दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा वर्जन्स के होते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो चीटिंग ना कर सकें। उनमें क्या होता है, MCQs जो होते हैं वो शफल्स होते हैं, यानी कि पहले बच्चे के पास अगर MCQs नंबर 1 है तो वो हो सकता है जो आपके पीछे बैठा है उसके पास MCQs नंबर 5 हो, तो इस वजह से इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है अगर तो वर्जन नंबर्स हो। फिर आ जाते हैं हमारा जो पोर्शन है जिसमें रोल नंबर है। रोल नंबर आपने कैसे एंटर करना है। सपोज़ आपका जो रोल नंबर है वो है 1573245, ठीक है। अगर ये आपका रोल नंबर है तो आप इसकी कैसे फिलिंग करेंगे, आप 1 को फिल करेंगे पहले जो कॉलम है उसके अंदर, दूसरे में आप 5 को फिल करेंगे, तीसरे में आप 7 को फिल करेंगे और नेक्स्ट आप इसी तरह 3 को फिल करेंगे, फिर आप 2 को फिल करेंगे, इसी तरह फिर आपने 4 को फिलअप करना है और नेक्स्ट आपने 5 को फिलअप करना है। तो ये आपका पहला काम हो गया। जो सबसे पहले आपने काम करना है वो क्या करना है कि आपने अपना जो रोल नंबर है उसको एंटर करना है। अब फिर क्या चीज़ है जी, कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं और नेक्स्ट है इन्वेजिलेटर के सिग्नेचर। यहाँ पे जो इन्वेजिलेटर आपके निगरान होंगे वो उसके सिग्नेचर आएंगे। सर ये कौन सी क्लास का मॉडल पेपर, मासीरा दिस इज़ क्लास 10 का ही ये मॉडल पेपर है और गेस्ट पेपर टाइप भी है। ये जो फ़िलहाल मैंने आपको दिखाया है ये सिर्फ उसका स्केच है कि पेपर किस तरह आता है, बाकी हम अपने जो पेपर पूरा कंप्लीट है उसके ऊपर इसके बाद जाते हैं। सबसे पहला जो काम इंपॉर्टेंट है वो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने रोल नंबर को कैसे फिलअप करना है और कैसे सारी चीज़ें जो है ना वो आपने देखनी है। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है कि आपने रोल नंबर अच्छे से एंटर करना है, अपने सिग्नेचर लाजमी करने हैं और बाकी जो काम है वो इन्वेजिलेटर का होगा। अगर कहीं आंसर बुक का भी ऑप्शन हो तो फिर जो आपकी आंसर बुक होगी उसके ऊपर कॉर्नर में जो भी नंबर लिखा होगा वो आपने फिलअप कर देना है। अब हम जाते हैं अपने जो पेपर है उसकी तरफ, जो एक कंप्लीट पेपर है और जिसमें आपके पास 15 MCQs हैं और इसी तरह 9 × 4 36 का आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 8 × 3 24 के यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो जो MCQs हैं उसको आपने ध्यान से समझना है। मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम उसको जो है वो समझा दूं और ये पूरी बुक में से हैं, हर चैप्टर के अंदर से एक MCQs लाजमी है। 15 है तो एक दो चैप्टर में से 2 MCQs हैं। पहला MCQs,
इससे क्या होगा कि अगर साथ साथ इसको आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपकी एक दफ़ा थारो जो पूरी बुक की रिवीजन है वो भी इस एक लेक्चर से हो जाएगी। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसके साथ आयोटा होता है, और जो रियल पार्ट होता है वो क्या चीज़ होगा? जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। तो आपने आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है -3 आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा। तो अब आपने ये देखिए, ये जो है ना, ये भी आप कहेंगे कि ये भी इमेजिनरी पार्ट है, बट ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, ये 3 हो जाएगा और -2 आयोटा। इट मीन्स हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ -2 होगा। तो मीन्स ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट है, बट जो पेपर का आपका पैटर्न होता है उसमें आपने बबल फिल करना होता है, ठीक है। तो बबल को आपने, ए वाला जो बबल होगा उसको आपने कंप्लीट, सपोज ये इस तरह के अगर बबल हैं ए बी सी और डी, आपने जो फिलिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है। आप एक दफ़ा पेपर दे भी चुके हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है उस फिलिंग को इस तरह यानी कि टिक करते हैं, ये गलत है। कुछ स्टूडेंट उसको हाफ फिल करते हैं, ये भी गलत है। और जो कुछ स्टूडेंट हैं वो इस तरह करके फिल करते हैं, तो ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन है, तो जो राइट इसका ऑप्शन ए है उसको आपने इस तरीके से फिलअप करना है। मेरे पास जो है वो चेंज है, क्या चीज़, किस चीज़ की बात हो रही है? पास्ट पेपर जो है ना बेटा, इसमें जो पास्ट पेपर है जो अवेलेबल हैं बुक आपके जो यानी कि फेसबुक उसकी फेडरल बोर्ड की जो साइट पे हैं या लिंक के अंदर हैं, वो पुराने पैटर्न में से हैं, जो आपका सिलेबस पुराना था उसमें से। इस वजह से मैंने ये जो पूरा पेपर है वो खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि आपका जो बुक का सिलेबस है वो आया ही इस साल है, तो कोई पेपर हुआ नहीं है, तो पास्ट पेपर आपके पास मौजूद नहीं है। जो भी सारे आपके पास पेपर्स हैं वो सारे ओल्ड पैटर्न पे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास हाँ कोई मॉडल पेपर आपने अभी लिया है कोई ऐसे किसी भी सीरीज़ के, तो उसमें से आप उसको देख सकते हैं, बट ये जो मैंने पेपर बनाया पूरी बुक में से, ये खुद से जनरेट किया है कि आप एनालाइज कर पाएँ। आप इसको गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं और एज ए सैम्पल पेपर यानी कि मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला MCQs। अब हम जाते हैं अपना जो दूसरा MCQs है, x² + 9 = 0। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। सोल्यूशन इसका क्या होगा? इसका सोल्यूशन 3 आयोटा होगा, -3 आयोटा होगा, +3 होगा या ±3 आयोटा होगा। अब x² अगर माइनस के 9 होता ना, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते कि ये x + 3 x - 3 यानी कि a² - b² का फार्मूला। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो x² माइनस इंटू -1 इंटू 9 = 0। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि ये जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव और नेगेटिव के अंदर ब्रेक कर दिया। अब ये जो माइनस होता है ये आयोटा स्क्वायर होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1 की इक्वल होती है। अब हम लिख सकते हैं इसको x का स्क्वायर -3 आयोटा इसका स्क्वायर। अब क्या होगा, इस पे आप a² - b² लगा सकते हैं, यानी कि ये एक दफ़ा इस तरह होगा कि x - 3 आयोटा और एक दफ़ा x + 3 आयोटा। मीन्स इसके जो आंसर होंगे वो 3 आयोटा होंगे और इसका जो दूसरा आंसर होगा वो होगा -3 आयोटा। तो जो आपका राइट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग वो होगा डी, यानी कि +-3 आयोटा। तो अब ये जो क्वेश्चन है वैसे ये MCQs के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई दफ़ा यही जो चीज़ है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो मैंने दोनों रेफरेंस पे आपका कवर भी हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। नेक्स्ट वन तो ये किसका है, यानी कि सेकंड जो आपका चैप्टर है उसका ये MCQs है। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। टोटल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी सेकंड चैप्टर के अंदर से है। टोटल जो हैं वो कितने मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्राफिक मेथड होता है, फैक्टर मेथड होता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये सारे रिपीटिशन भी हो गई, मैंने रिपीट भी कर दिए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो इस हवाले से थर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। आई सपोज कि लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही आपको रिवाइज करवा दिए हैं ताकि आपको याद रहें। नेक्स्ट वन, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, ठीक है। ये जो
आपकी इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल्स होंगे, इक्वल होंगे या इर्रेशनल्स होंगे। तो रूट्स को चेक करने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस जो हैं उनको भी हम साथ साथ देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, मीन्स -5 का स्क्वायर -4a इंटू 5, यानी कि 25 माइनस 20, द आंसर इज 5। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आंसर नेगेटिव आता, ठीक है, तो रूट्स क्या होते, इमेजिनरी होते। ठीक है, और अगर आंसर इक्वल 0 आता तो फिर रूट्स क्या होते, इक्वल होते। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि नेगेटिव अगर हो। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे, जो कि यहाँ पे इसके मुताबिक हमारा आंसर है। और अगर जो है वो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। ठीक है जी, तो इसको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इसको जो है ना वो इर्रेशनल कहेंगे। जो ज़्यादा इसका सूटेबल आंसर है ना वो इर्रेशनल इसके पर्सपेक्टिव से बनेगा कि डी जो है वो राइट ऑप्शन है कि इर्रेशनल होंगे, इमेजिनरी नहीं हो सकते, रैशनल इसलिए नहीं हो सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हाँ ये 4 होता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होता। इक्वल नहीं होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 की इक्वल नहीं है, तो इर्रेशनल जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस MCQs में हम जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैं मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ये भी MCQs आ जाता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, और एक थर्ड है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए एक थर्ड मेथड भी होता है। टोटल जो है ना इसके इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास एक इक्वेशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम इस पे एलिमिनेशन जो मेथड है एक हम सॉल्व कर देते हैं ताकि हम देखें कि इसके सोल्यूशन क्या बन रहे हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे। सो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। 2 उधर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को 1 या 2 में आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। सपोज मैं इसको अगर 1 में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। सो द राइट आंसर इज 3, 2, यानी कि a जो है वो हमारा राइट आंसर है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, और सो 5 का आंसर हो गया a। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन 6 MCQs पे, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसी चैप्टर का ही MCQs है, नेक्स्ट छठे चैप्टर का। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज। ठीक है, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर क्या चीज़ होती है, ऑर्डर होती है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो कितनी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 1, और वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, 2। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। आप बी का जो बबल होगा वो फिल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 भी आप इसको लिख सकते हैं, और इसको 1/2 भी लिखा जाता है। ठीक है, और ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m स्टैंड फॉर रोज एंड n स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस जो MCQs है इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन, इन जनरल वी यूज़ द टेस्ट पॉइंट्स व्हेन द ग्राफिंग द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए अगर हमें टेस्ट पॉइंट्स को यूज़ करने होते हैं तो जनरली हम कौन से यूज़ करते हैं, ग्राफिक वाला जो चैप्टर्स है उसके अंदर से ये MCQs है। तो जो टेस्टिंग पॉइंट हम यूज़ करते हैं जनरली वो कौन से होते हैं, 0 0, यानी कि x की भी वैल्यू जो है वो भी 0 यूटिलाइज करते हैं, और y की भी जो वैल्यू है वो भी 0 यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन, Ali is
2 year younger than his sister Aisha. If Aisha present age is X, then age of Ali after the 5 year. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आयशा की जो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इनकी जो प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज आयशा की कितनी है? X है। और उसका जो भाई है अली, उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? आयशा से वो 2 साल छोटा हो गया। अब हम आ जाते हैं 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर। अब जो 5 ईयर्स के बाद क्या होगा, यानी कि 5 साल क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब 5 साल के बाद किसकी एज वो पूछ रहा है? अली की एज पूछ रहा है। मीन्स x - 2 + 5, सो x + 3 इज द राइट आंसर। यानी कि C जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा कि 5 साल बाद जो अली की एज होगी वो कितनी होगी? x + 3 होगी। नेक्स्ट वन, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ क्या होगा? उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा या सर्कल होगा। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर यानी कि जिसमें वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो सिंगल होती हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशंस को भी। वेरिएबल की वैल्यू सिंगल तो लीनियर। अब वेरिएबल की वैल्यू डबल तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिसकी जनरलाइज्ड जो फॉर्म होती है वो ये होती है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होता है। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। अब पैराबोला यानी कि इस तरह का जो ग्राफ है वो होगा, या तो कप नुमा शेप उसकी होगी, इस तरह होगा, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है। और अगर ये लीनियर होगी यानी कि x + b = 0, इससे ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ए उस सूरत में फिर क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू द बी। वेक्टर का जो चैप्टर है उसके अंदर से ये एमसीक्यूज है कि कौन सा वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल है। अब सबसे पहले उसमें क्या चीज़ है कि पैरेलल जो वेक्टर है उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। वो यहाँ पे कंडीशन भी लिख देता हूँ कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है उसके रेफरेंस से क्वेश्चन आ जाता है। सो अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके लिए ये कंडीशन होती है, u = λv। और लैम्डा क्या चीज़ होती है? सम सॉर्ट ऑफ द कोई कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होती हैं। अब ये है b = 2i - 3j, तो ये किसके पैरेलल होगा इनमें से? देखें जी, a 4i + 6j इसके तो नहीं हो सकता, इसके भी नहीं हो सकता, इसके भी नहीं हो सकता, और लास्ट में d है -2i - 3j। देखें जी, जो लास्ट है ना -2i - 3j, अगर इसमें से मैं -1 कॉमन लूँ तो ये बन जाता है 2i + 3j। अब ये जो -1 है ये हमारा क्या है? ये हमारा लैम्डा है। और पिछला हमारा जो गिवन वेक्टर है b, ये हमारा u है और ये v है। तो u = λv हो जाता है इस लास्ट वाला जो d ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? d जो है वो हमारा राइट आंसर है कि ये जो b है इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो होगा -2i - 3j। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू। अब ये जो एमसीक्यूज है ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं हर हवाले से कि एमसीक्यूज को अब इसी को पूछा जाए कि सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि अगर एमसीक्यूज डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा तो कैसे आएगा। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या 2 कंसेंट्रिक पॉइंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उसमें से एक सर्कल गुजरेगा। बट अब इसी एमसीक्यूज को ये जो आंसर है इसको हम स्टेटमेंट बना दें कि हाउ मैनी सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 1 2 3 4। तो आप क्या कहेंगे कि उसमें से एक जो सर्कल है वो पास हो सकता है। बट यहाँ पे इस हवाले से जो एमसीक्यूज है वो क्या है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, एक सर्कल जो है वो गुजर सकता है किस में से? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट वन, द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल विद रेडियस इज। ठीक है,
अब इसमें से थोड़ा सा सेमी सर्कल जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके जो पेरीमीटर है उसको हम डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या चीज़ होती है? हाफ सर्कल होता है। ये कंप्लीट जो सर्कल है अगर उसको आधे में से काट दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? हमारा सेमी सर्कल बन जाता है। अब पेरीमीटर होती क्या चीज़ है? पेरीमीटर जो होती है उसकी आउटसाइड जो बाउंड्री होती है वो होती है, यानी कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये सारी चीज़, तो ये थोड़ा सा मेमोराइजेशन का भी क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि सेमी सर्कल क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पाई आर प्लस 2r। हाँ, MCQs को चेंज कैसे किया जा सकता है? अगर इसी ऑप्शन को मैं लिख दूं पाई आर प्लस डी, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि D स्टैंड फॉर द डायमीटर एंड R स्टैंड फॉर द रेडियस। सो जब R होगा तो 2 टाइम होगा और वो 2 टाइम मिलके D ही बन जाएगा। सो C इज द राइट ऑप्शन, दैट पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs एज वेल अगेन। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल्स जो हैं वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनका जो सेंटर्स का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अब एक्सटर्नली टच का क्या मतलब है? एक सर्कल है आपके पास, दूसरा सर्कल है, और ये जो है एक्सटर्नली एक दूसरे को अगर टच करते हैं तो इनके जो सेंटर्स होते हैं वो क्या होंगे? इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रेडियाई, ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियाई या लेस देन सम ऑफ रेडियाई। सो द राइट आंसर इज ए पार्ट, इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, और अगर यही सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर लें तो फिर क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द रेडियाई होगा। यानी कि ये दो MCQs हमने एक से बना लिए। एक, अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो जो रेडियसेस होंगे, वो जो सेंटर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ये रेडियस और ये जो रेडियस होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और अगर वो इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएंगे? फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो मीन्स दैट ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन जो है ना वो मेमोराइजेशन का ये MCQs है, जिसमें आपको याद रखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं, ओगाइव कहते हैं या पाई चार्ट कहते हैं। सो द राइट आंसर इज C। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो दूसरा नाम होता है वो ओगाइव होता है। ठीक है, सो C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन अगेन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ एन इवेंट? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज क्या होगी? बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन -1 एंड 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो A है। अब प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ चांसेस होंगे। तो किसी भी चीज़ के जो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं वो 0 से लेकर 100 तक, यानी कि 0 और 1 के दरमियान होंगे। 1 कैसे आता है? अब आपके सपोज़ जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें से 100 मार्क्स लेने के चांसेस 100% हैं, तो 100 डिवाइडिंग बाय 100 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 0 से लेकर 1 तक लाई करेगी। सो A जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कोइन को टास्क करते हैं, आल्दो जो हमारे प्रीवियस जो पेपर से चैप्टर वाइज उसमें हमने डिटेल्स इन सारों को डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हम अगेन इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आप कॉइन को एक दफ़ा टास्क करते हैं तो हेड आने के कितने चांसेस होंगे? तो हेड आने के एक ही चांस है। सो मीन्स 50% चांस है, तो आप क्या कहेंगे? टोटल ऑप्शंस हैं 2, हेड आने के चांस 1 है, तो 1/2 जो है वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो ये थे हमारे क्या चीज़ डिटेल में MCQs, जिसमें हमने हर चैप्टर के अंदर से ऑलमोस्ट जो एक MCQs है वो ज़रूर आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इनको जो सारे MCQs हैं और जो इनसे रेलिवेंट मैंने कुछ आपको बोले हैं, बताए हैं, उनको भी आपने ख़ुद से बनाना है। तो इंशाल्लाह आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उस हवाले से जो आपके MCQs होंगे वो इंशाल्लाह आप ज़रूर अटैम्प्ट कर लेंगे। सो ये थे हमारे MCQs। अब हम जाते हैं अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी तरफ, और जो नेक्स्ट पोर्शन है उस पर भी मैंने पूरा पेपर बनाया है और मैं साथ साथ आपको जो है वो इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है, ताकि आप जो है वो उन एक्सरसाइज को साथ मार्क कर पाएँ और फिर आप उनको जो है वो प्रिपेयर कर पाएँ और आपको इम्पोर्टेंस ऑफ जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी समझ आती रहे साथ साथ। तो अपनी बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए। हम जो सारे ये क्वेश्चंस हैं इनको डिटेल से मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कौन से आपके चैप्टर से हैं। सो मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है
जिसमें है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा है 2.1 में से, ठीक है। 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो अब आपको आइडिया होता रहेगा कि ये 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, तो उससे रेलिवेंट हमने कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, या वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वो आ सकता है। अब दूसरा इसमें केस कौन सा होता है, आर का केस होता है, यानी कि दोनों में से आपने कोई एक करना है। ज़्यादातर जो पेपर होता है वो बड़ा बैलेंस होता है, जिसमें से अगर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगर टफ है, जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कदरे इजी होगा, यानी कि अगर आपने थोड़ी सी भी चीज़ें रीड आउट की हुई हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है जी 3 सर्कल्स हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, उनकी रेशियोज जो हैं वो सेंटर्स की क्या हैं, 2:3:4 हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ज्वाइनिंग द सेंटर इज 36, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अब ये जो देखें, आप मॉडल पेपर भी बेशक सॉल्व कर लें, लेकिन आपको उस वक्त तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपको एक्सरसाइजेज वाइज आइडिया नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने आपकी जो पूरी प्रिपरेशन की है ना क्वेश्चंस की, वो सारी एक्सरसाइजेज साथ मेंशन कर दूंगा, ताकि आप एक दफ़ा पूरे उस पेज पे अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उसको लिख लें और फिर आप उससे एनालाइज कर पाएँ कि आपने कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज को जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये जो आप साथ ज़रूर लिखें, अगर रह जाते हैं तो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें से आपने सारा ये जो डाटा है, मैं पहले इसी को लिख रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी जो है प्रिपरेशन, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो आपकी खुद से प्रैक्टिस है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी तकरीबन जो पूरी बुक है वो सारी, हर चैप्टर्स और मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो सारी कवर्ड हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा थोड़ा इनके साथ जो है वो हम बातचीत भी करेंगे कि इनका सोल्यूशन जो है वो कैसे बनाते हैं, और ताकि वो भी आपको आइडिया होता रहे। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर है, अगर 2 क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगा कि एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ, और इसी तरह हर क्वेश्चन में से हम बारी बारी जितना हमें ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम को सॉर्ट आउट यहाँ पे खुद से करें। 3x² + 12x + 8 = 0 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि जो x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 है ना, आपने 3 को ख़त्म करना है। ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है और उसको आपने ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो x² + 4x + 8/3 = 0। ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, x² + 4x = -8/3। ये जो 8/3 है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। और फिर क्या करना है, x के साथ जो वैल्यू होगी उसका आपने हाफ करना होता है, ठीक है। हाफ करने के बाद उसका जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ आपने ऐड ऑन करना है। अब x² + 4x, अब 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। तो जो 2 का स्क्वायर है वो आपने इधर भी ऐड कर दिया और दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो लेफ्ट साइड होती है, ये या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b जो है उसका होल स्क्वायर बनेगा। अब ये पॉजिटिव हैं सारे टर्म्स, मींस ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, और दूसरी साइड पे आपने स्क्वेयरिंग को ओपन करके सिंप्लीफाई करना है। जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो फिर आपको पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। आप स्क्वायर रूट लेंगे और फिर इसके 2 वैल्यूज़ निकाल देंगे, यानी कि 2 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। वो आपके क्या होंगी, सॉल्यूशंस की x की वैल्यूज़ होंगी, वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के रेफरेंस से आता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो फैक्टर्स मेथड हैं उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। मींस अब आपकी वही जो 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें क्वाड्रेटिक है, जिसमें फैक्टराइजेशन है और जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर है, उन तीनों के रेफरेंस से आपने कोई एक एक क्वेश्चन कर लेना है। तो इससे आपका ये जो एक शॉर्ट क्वेश्चन एटलीस्ट आपका ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके हवाले से, तीनों के हवाले से ज़रूर क्वेश्चन आना ही आना है।
तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, रेशियोज ऑफ द रेडियसेस हैं, पेरीमीटर्स दिया हुआ है। ये जो पुराने हमारे पेपर्स हैं, यानी कि जो हमने पेपर्स बारी बारी सॉल्व किए हैं, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है। तो आपने इसको खुद से अब सॉल्व करना है कि ये रेशियोज दी हुई हैं तो ये किस किस के इक्वल होंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, और इसी तरह हर एक का रेडियस हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने सारा जो डाटा है वो आपको दे भी दिया है और मैक्सिमम पोर्शन हमने इसका सॉल्व भी किया है। नेक्स्ट वन, फाइंड m। आपने m फाइंड आउट करना है व्हेन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। अब ये कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट, इसके रेफरेंस से हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने MCQs के अंदर सॉल्व किया था। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आ जाते हैं आर का केस, आपने ये अटेम्प्ट करना है या ये, और जो दूसरा इसका क्वेश्चन है वो है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये डाटा है कि ये कौन कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया है और उसके रेफरेंस से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अब वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मॉडल पेपर बना के दे दें, आप उसको सॉल्व तो कर पाते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी पे रहते हैं, आप जो बुक की प्रिपरेशन है वो नहीं करते, जो कि गलत है, क्योंकि आप बुक को वो एक्सरसाइज में से ढूंढना जो है वो गवारा नहीं करते कि ये कौन सी एक्सरसाइज में से हैं, और फिर उस एक्सरसाइज के रेलेवेंट आप क्वेश्चन नहीं करते। तो इस वजह से मैंने ये सारे साथ लिखे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट है, इक्वल की कंडीशन है। इक्वल की कंडीशन है मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 की इक्वल है, यानी जो b² माइनस 4ac है वो 0 की इक्वल है। 0 की इक्वल क्यों है? क्योंकि उसने दे दिया है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब 0 के इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब इसमें b की वैल्यू क्या है? m+1 होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके m की जो वैल्यूज हैं वो आपने निकालनी है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर इसकी हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वो कैसे होगी? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन आपने इंप्लीमेंट की है इसका आपका 1 मार्क हो गया। आपने जो वैल्यूज सब्सटीट्यूट की हैं इसका 1 मार्क हो गया, 2 मार्क हो गए, यानी कि जो रूब्रिक्स बनते हैं क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। फिर थर्ड जो है इसका जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके मार्क्स होंगे, तीसरा मार्क्स हो गया। और जो चौथा मार्क है वो है आंसर का, कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं। इस तरीके से ये 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कुछ अगर आपको अब तैयारी अच्छी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि m+1 होल स्क्वायर है, अगर इनमें से m+1 आप कॉमन ले लें तो आपकी इक्वेशन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। आई होप आपको इसके जो रेलिवेंट है वो मैंने एक्सरसाइज भी बता दी है। अब ये जो क्वेश्चन जहाँ से इस एक्सरसाइज से दिया हुआ है उसके रेफरेंस में आप अगर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उस एक्सरसाइज को कर लेते हैं, तो आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद है वो अटेम्प्ट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। थर्ड वन, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन है जी, इसमें एक जो लीनियर इक्वेशन है और एक में मिक्स्ड वेरिएबल की इक्वेशन है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि आपको a और b की वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 4 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस 3a माइनस b। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से है। पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि इसका ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये है 2.5 में से, ठीक है। अब 2.5 का जो SLO है उसको ये कवर करता है। मतलब क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन करनी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ मैंने अपनी तरफ से दी हैं और थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क होगा। वैल्यूज़ में क्या आ सकता है, अगर बुक में वैल्यूज़ हैं 3x माइनस 2y, आप इसको 4x माइनस 2y एग्जामिनर कर देगा तो वो आपकी वैल्यू चेंज हो गई।
अब आप मतलब क्या है कि आपको चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक तो मैंने एमसीक्यूज में बताया था 3 तरीके होते हैं। दूसरा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो तीनों तरीके कैसे यूटिलाइज होते हैं। तीसरा, इक्वेशंस जो हैं वो किस किस तरह से आती हैं। दोनों लीनियर हो सकती हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो सकती है, ठीक है। या चौथी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जिसमें एक जो है वो लीनियर हो और दूसरी मिक्स्ड क्वाड्रेटिक आ जाए या मिक्स्ड वेरिएबल्स के साथ आ जाए। तो इस तरीके से भी इक्वेशंस आ सकती हैं। इसका आ जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 7.1 का SLO बेस्ड क्वेश्चन है। 7.1 और ये भी SLO बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको ये कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो SLO है उसको ये कवर करता है, बट क्या है, थोड़ी सी इसमें वैल्यूज़ चेंज हैं। वैल्यूज़ कैसे चेंज हो सकती हैं? मैंने आपको कहा है कि आप जो है ना वो ये चीज़ फाइंड आउट करें, एक वेक्टर निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ 3a माइनस b। अब एग्जामिनर मजीद इसको क्या चेंज कर सकता है, वो कर दे a माइनस बी का वेक्टर निकालें, ठीक है, या 4a माइनस 5b का। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी जो है वो चेंजिंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता। या ये नहीं हो सकता कि उस क्वेश्चन पे जो मेथड है जो लग रहा हो, जो SLO जो कवर कर रहा हो, उससे बाहर वो क्वेश्चन चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उनकी जो रीडिंग्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो शफल किया जा सकता है। अब इसका जो सोल्यूशन है, सपोज इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? पहली जो इक्वेशन है उसमें से आप एक वैल्यू निकालें और दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड आप यूज़ करेंगे। इसमें से फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू इसमें से क्या आ सकती है? 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। x की वैल्यू आ रही है 4 प्लस 2y डिवाइडिंग बाई 3। अब मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को आपने जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो जो सारी इक्वेशन सेकंड होगी वो किसी एक ही वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाएगी। जब एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन बन जाती है तो वो क्वाड्रेटिक अगर बन जाती है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे कि r -2 -1 0 एंड 1 आर द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी के ये सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। सॉरी, इसमें इनइक्वालिटी है तो मतलब इनइक्वालिटी के सोल्यूशन यानी कि ये हो सकता है लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 4.1 में से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 है। अब इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज कैसे हो सकता है? आपको एग्जामिनर दे दे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसके लिए आप चेक करेंगे क्या ये जो है ये सोल्यूशन वेरीफाइड हैं या नहीं। अब आपने चेक करना है, मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे बारी बारी आपने ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर -2 पुट करने से आपका जो आंसर आए वो ग्रेटर देन 0 आए, सपोज 5 आपका आंसर आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये जो -2 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और अगर वो ग्रेटर देन 0 ना आए तो फिर आप कहेंगे कि वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो बारी बारी आपने क्या करना है, उनको सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज में से है? 4.1 क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा सा उसको जो है वो चेंज करके दिया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्रूव दैट R1 इज इक्वल टू S tan अल्फा बाई 2। ये जो है ये 8.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। 8.5 क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर, आल्दो उसकी जो सारी एक्सरसाइज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो उसकी 8.5 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंस उसकी कैसे मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये पहले जो एक्सरसाइज थी ये इंटर की क्लास में थी, और जब ये इंटर की क्लास में थी तो हर साल तकरीबन इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ज़रूर आता था। लॉन्ग में से बहुत अरसा, इसमें से 4-5 साल लगातार भी क्वेश्चन आता रहा है और शार्ट भी आता होता था। तो अब ये जब सिलेबस आपका चेंज हुआ तो ये आपकी क्लास में आ गए, तो मीन्स स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से शार्ट और लॉन्ग जो दोनों हैं उसके आने के बड़े चांसेस हैं। इस वजह से मैंने इस एक्सरसाइज को अपना जो शार्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी रखा है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर भी ये जो एक्सरसाइज है ये फिक्स आती है। अब इसके लिए चीज़ क्या है?
आपको 6 से 7 जो 8.5 के फार्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए। कौन कौन से? स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, r1 की वैल्यू क्या होती है, r2 की वैल्यू क्या होती है, r3 की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर r की वैल्यू क्या होती है, s की वैल्यू क्या होती है, और हाफ एंगल्स, तीनों तरह के जो फार्मूलाज हैं। मैं ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप अगर इन सारी चीज़ों को अपने पेज पे 1-2-3 पेज बना के नोट्स बना लें, यानी कि ये क्वेश्चन लिख लें, उनके रेफरेंस में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर वो आप 2-3 पेज बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो ज़रूर अच्छे नंबरों से कामयाब आप ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद भी नहीं तैयारी करते तो फिर अल्लाह की अमान में। तो ये है हमारा 8.5 क्वेश्चन नंबर 18, और इससे पहला जो क्वेश्चन है वो है 4.8, यानी कि क्वेश्चन नंबर उसका 18 के रेफरेंस से ये क्वेश्चन एंटर किया गया है। नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है, और फिर है इन ट्राइंगल जिसमें b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, a की वैल्यू, यूज द लॉ ऑफ कोसाइंस टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स। अब इनमें जो मैंने यानी कि एक्सरसाइजेस को जो कवर भी किया है वो ऐसे है कि अब फॉर एग्जांपल इसका पहले चेक करते हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 5 4.3, क्वेश्चन नंबर है 14, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 8.4 का SLO बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें 4 से 8, अगर आप अपने एग्जाम्स को भी देखेंगे ना तो उसमें भी जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं होगा कि वो आर का केस है तो वो एक ही क्वेश्चन के अंदर से निकाल देंगे या एक ही एक्सरसाइज के अंदर से निकालेंगे। नो, वो इसी तरह ही होगा कि अब पहला है सपोज चौथे चैप्टर में से, उसका जो आर वाला केस होगा वो हो सकता है 9वें चैप्टर में से हो, 8वें में से हो, 7वें में से हो। तो इस तरीके से उसकी शफलिंग होती है। तो मैंने भी उन सारे क्वेश्चन को उसी तरतीब से, उसी डिज़ाइन में, यानी कि मैक्सिमम कोशिश की है कि आपका जो पेपर है उसके जो आपका स्कोर है वो अच्छा आ सके। तो 4.3 क्वेश्चन नंबर 14, एंड सेकंड जो इसका पोर्शन है वो 8.4 SLO बेस्ड। क्या मतलब है कि b की वैल्यू को मैंने सपोज चेंज कर दिया, बुक की वैल्यू सपोज है 25, हमने उसको 15 कर दिया, c की वैल्यू है सपोज 20, हमने उसको 14 कर दिया। ठीक है, इसी तरह a 36 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ कोसाइंस। अब अगर लॉ ऑफ कोसाइंस आपको आते होंगे तो फिर तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कोसाइंस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह इससे रेलेवेंट क्या है, लॉ ऑफ साइंस, वो आपको पता होना चाहिए। एक ही है, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा, और लॉ ऑफ कोसाइंस जो है वो 3 हैं। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से इनकी तरतीब होती है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। ए है तो ए के रेफरेंस से अल्फा इधर आएगा। अब एक लिखा हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा भी रीड आउट आप करें तो आप इसी के रेफरेंस से बाकी जो दोनों एंगल्स हैं, वो जो दोनों फार्मूलाज हैं वो बना सकते हैं। और इसी तरीके से इन क्योंकि ट्राइंगल जो होती है उसको कंप्लीट करने के लिए टोटल ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब एक फार्मूला आपने अगर सही से याद कर लिया, उसके रेफरेंस से आप एक तो 2 फार्मूले बाकी बना सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि इन्हीं को ही शफल करके आप एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा गया है कि फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स, इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसमें एक तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरा इसमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और तीसरा इसमें गैमा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो ट्राइंगल की जो 6 चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, और आप जो है वो उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ इन दिस क्वेश्चन इज़ फार्मूलाज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फार्मूला। अब 2 साइडें और एक एंगल दिया हो तो लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ होता है। ठीक है, 2 एंगल्स और एक साइड दिया हो और एग्जामिनर आपको ना बताए, सिर्फ ये कहे कि सॉल्व करें, तो फिर आप लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे, जो कि मैंने पहले रिपीट किया है। अब आपने क्या करना है, इसके रेफरेंस से जो भी फार्मूलाज हैं वो आपने एक पेज पे लिख लेने हैं, तो आप जो है वो ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन मैंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी चैप्टर 5 में से है, चैप्टर 5, और ये SLO बेस्ड है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 8.4 का है।
8.4 में ये कुछ इसमें जो है ना वो चीज़ें मैंने चेंज की हैं, ज़्यादा जो है वो बुक का आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.4। अब ये क्या चीज़ है इसमें, सॉल्व एंड चेक। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, आपने जो y की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, और चेकिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे उसको मेन इक्वेशन के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर दोनों साइडों पे जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आ जाएं तो फिर वो आपका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन सेट्स बन जाता है। अगर वो उसको जस्टिफाई ना करें, सिंप्लीफाई ना करें, दोनों जो साइड्स हैं उनके आंसर इक्वल ना आए तो फिर वो क्या होता है, फिर वो एक्सट्रेनियस रूट्स होता है जी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ये बता दें कि हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो बेटा ये जो पेपर है, इस पेपर में जो बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना मार्क्स की, कि कितने जो चैप्टर्स हैं, लेट से मैं उसकी एग्जांपल अगर आपको दूं कि पहला जो चैप्टर है उसमें से जो बोर्ड कहता है कि बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 5 मार्क्स आने चाहिए। 5 मार्क्स की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट से कि एक MCQs आना चाहिए और एक शार्ट क्वेश्चन आना चाहिए। तो अब ये MCQs 1 मार्क का हो गया, 4 मार्क के आपके शार्ट क्वेश्चन हो गए, तो वो 5 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो उसी हवाले से ये जो पूरा पेपर है ये प्रिपेयर किया हुआ है, तो यही इसलिए बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारी चीज़ें साथ लिख रहा हूँ इसके आपने नोट्स बना के उसके रेलिवेंट एक्सरसाइजेज क्वेश्चन मस्ट अटैम्प्ट करने। सर कोई खिजर का क्वेश्चन है कि सर कोई एक्सरसाइज फेवरेट है? ओके, तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक जो है वो एक्सरसाइज तो मैं नहीं बताऊंगा, बट आपने ठीक है इस तरीके से मैं कोई स्पेसिफिक तो एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, बट फिलहाल यही है कि आपने इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपके जो मैक्सिमम पोर्शन होगा फाइनल के हवाले से वो आपका कवर हो जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपने सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स क्या हैं, दरमियान में एडिशन लिखा हुआ है, मीन्स आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, कोई कैंसिलेशन हो रही है वो करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। अब उसमें क्या चीज़ है कि उसमें देखें जिस तरह यहाँ पे है y² + 4y + 3। अब आपको इसका पता होना चाहिए कि इस पे मिड टर्म ब्रेक अगर लगती है तो वो कैसे आप लगाएंगे। ठीक है, कोई कैंसिल होते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी छोटा क्वेश्चन इसके रेलिवेंट मैं आपको दूं कि x + 7 = 5 है, तो आप x की वैल्यू आपने अलग करनी है। अब इसी क्वेश्चन को ये जो है ये इस क्वेश्चन की बड़ी फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने जो आपकी एडिशंस वगैरह हैं, जो आपके एलसीएम्स हैं, वो आपके जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह उसके रेलिवेंट क्वेश्चन दूसरा कौन सा है कि 8.4 का क्वेश्चन है। इसमें यह है कि आपको एक स्टेटमेंट की टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में से आपने अपनी जो इक्वेशंस है उसको जनरेट करना है कि मैक्सिमम है तो इनइक्वालिटी कैसी बनेगी, यानी कि सपोज 0.05x² + 0.2x है और इस गाड़ी को जो है वो रोकना है, तो मैक्सिमम स्पीड है तो क्या आएगा और मिनिमम अगर आ जाए तो क्या होगा। यानी किसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके दिया जाए तो वो मिनिमम का केस हो जाता है, मिनिमम आएगा तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रा द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y = 1/2x² by drawing the tangent line at x = 2। और दूसरा इसका क्वेश्चन है कि ड्रा एन आर्क AB एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो है ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है और जो दूसरा क्वेश्चन है ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर वाइज जो वर्कशीट्स तैयार की थी उसमें दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो मौजूद हैं। अब अगर तो आपने वो वर्कशीट्स अच्छे से प्रिपेयर की हैं, यानी कि ये टोटल जो 30 आपके लेक्चर्स हैं उनकी जो वर्कशीट्स हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को देने से आपको जो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस है वो पता लग जानी चाहिए कि 6.3 कवर हो गई,
11.2 जो है वो 1 क्वेश्चन मैंने दे दिया तो वो कवर हो गई। आर्क क्या होती हैं, इक्वल आर्क्स क्या होती हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं उसके रेफरेंस से, और ये क्वेश्चन सोल्यूशन कैसे होता है ये हमने जब वर्कशीट्स को सॉल्व किया था तो उसमें डिटेल से हमने इन क्वेश्चन पे बात की थी। और ये यानी कि देखें गैप देखें, 6 में से एक क्वेश्चन और फिर उसके रेफरेंस से जो क्वेश्चन है वो 11 में से है। अब अगर तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो फिर ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आसान हैं, माइल्ड क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर आपने उनके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन नहीं किया तो फिर ये दोनों मुश्किल हैं, दोनों आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो आपने क्या करना है, अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो वो जो वर्कशीट हैं उस चैप्टर की 6 चैप्टर की वर्कशीट करें, 11 चैप्टर की जो वर्कशीट हैं वो करें तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, prove that the line segments joining the midpoints of two sides of the triangle are half the length of the third side। और दूसरा क्वेश्चन आर का है, in a circle whose diameter is 12 and there is central angle whose measure is 120, a chord joins the end points of the arc cut by the angle, find the length of the arc and the chord। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला है वो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और जो दूसरा है वो है 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। अब जो पहली चीज़ है वो क्या है कि आपको एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंस है वो पता लग जानी चाहिए। ठीक है, जो थोड़ा सा खिजर का जो क्वेश्चन था तो वो आपको जो एक्सरसाइज हैं वो समझ आ जानी चाहिए कि ये एक्सरसाइज जो है वो मुझे ज़रूर सॉल्व करनी है। अब ये जो मैंने 11 क्वेश्चन दिया है ये इसी तरह ये सॉल्व होता है बाय वेक्टर मेथड से। अब ये भी पहले जो एक्सरसाइज थी, जो चैप्टर था वो फर्स्ट ईयर में था। अब जब फर्स्ट ईयर में था तो वहाँ पे ये जो है ना वो मैक्सिमम इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लॉन्ग में आता था, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है कि आपका चूँकि सिलेबस इस साल ही चेंज हुआ है, कोई एक भी पेपर नहीं आया हुआ, तो हम आइडिया नहीं कर सकते कि एग्जामिनर जो हैं वो किन किन चैप्टर से देगा। तो वो फिर किस बेस पे हम उस पेपर को बना रहे हैं, जो पहले यानी कि जो जहाँ जहाँ पे ये सिलेबस पहले मौजूद था उसी को रेफरेंस में रखते हुए हमने जो है वो प्रिपरेशन की है इस पेपर की कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ जो एक्सरसाइजेज हैं उनका आइडिया हो जाए। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, ये एक पहले आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें एक थ्योरम भी था। ट्राइंगल आपने बनानी है, उसके सपोज पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए को हमने स्मॉल ए, बी को स्मॉल बी, सी को स्मॉल सी। ये मैं उसकी डायग्राम थोड़ी जनरेट कर रहा हूँ। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, एक ये मिड पॉइंट हो गया, दूसरा ये मिड पॉइंट हो गया, इनको आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन करा दिया। और आपने क्या करना है कि ये निकालना है कि इसकी जो ज्वाइन करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो इस ए बी के लेंथ के हाफ के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की मैंने फॉर्मेशन बना दी। और अगेन जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 9.4 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपका वर्कशीट में ऑलरेडी मैंने पहले एक जो वर्कशीट है उसके अंदर दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कदरे अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, तो आप जो है वो अगर इस एक्सरसाइज को यानी कि नहीं सॉल्व करते और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस जो क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है इसको क्लियर कर सकते हैं। मज़ीद अब क्या है कि 7.2 मैंने कहा है ये 11 क्वेश्चन। अब इसके जो ऊपर नीचे 3-4 क्वेश्चन हैं वो सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने क्या कहा है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देने का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि वो एक ही क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। मीन्स वो जो एक्सरसाइज है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपने जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कि अरूबा इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड मिडवे बिटवीन द टू ट्रीज that are 100 meters apart. The angles of the elevation of the top of tree are 13 and 18. How much taller is one tree than the other? और दूसरा है two parallel chords of the length 24 centimeter and 12 centimeter are drawn on the opposite sides of the circle with radius 13. Find the distance between the chords. अब सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं और फिर हम जो है वो इन पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 शार्ट का है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। और दूसरी साइड पे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये जो क्वेश्चन है, जो आपका ओल्ड सिलेबस था उसमें ये 7 चैप्टर था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, 7.5 एक्सरसाइज थी। जब वो ओल्ड सिलेबस था तो उसमें से, उस एक्सरसाइज में से ऑलमोस्ट हर साल जो है वो पेपर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता था। तो अब भी क्या है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के रेफरेंस से क्वेश्चन है, अब उसमें क्या होता था कि शॉर्ट में भी चांसेस होते थे और लॉन्ग में भी चांसेस होते थे, बट लॉन्ग में ज़रा ज़्यादा ईयर्स देखा जाए तो लॉन्ग में ज़्यादा आया, शॉर्ट में जो है वो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि शॉर्ट में भी आया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया। तो उसी को देखते हुए यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के रेफरेंस से क्वेश्चन होगा वो ज़रूर आएगा। कौन सी एक्सरसाइज है? अब 8.2 है। अब 8.2 जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की एक्सरसाइज है, तो ये आपने जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करनी है। इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो अरूबा जो है वो सेंटर में बैठी हैं, किसके? 2 ट्रीज दैट आर 100 मीटर्स अपार्ट, यानी कि 2 दरख्त हैं, वो एक दूसरे से, एक दरख्त यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा दरख्त यहाँ पे लगा हुआ है और वो 100 मीटर के फासले पे हैं। अरूबा जो है वो सेंटर में बैठी हैं, तो मीन्स 50 इस तरफ है, 50 इस तरफ है। वो जो दरख्त को देख रही हैं वो क्या है जी? टॉप ऑफ द ट्रीज, उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक का 13 है और दूसरे का जो है वो 18 है। ये हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि कौन सा जो दरख्त है वो हाइट में ज़्यादा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के रेफरेंस से एमसीक्यूज बन सकता है कि ऑब्जर्वर आई और ज़मीन के अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो वो क्या बनेगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे तो वो क्या बनेगा? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या बन रही हैं? यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स की जब बात होगी तो उसमें एक तो पाइथागोरस थ्योरम वो इम्पोर्टेंट होगा, दूसरी चीज़ साइन, कॉज और टेन जो हैं, ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगी। यानी कि साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 चीज़ें हो गई। और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसी तरह अब देखिए आपके पास जो डाटा है ना, वो 2 चीज़ें हैं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो अगर आप क्या अप्लाई करेंगे, आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी डी और ए, अगर ए बी सी ट्राइंगल को मैं लूँ तो यहाँ पे 10 13 जो है वो किसकी इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि हाइट बाय 50। 10 13 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। 50 के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको हाइट की एक वैल्यू मिल जाएगी। सपोज ये वैल्यू आती है 15, ठीक है, या 15.6 सपोज आती है। फिर आप इसी तरीके से जो दूसरी ट्राइंगल होगी उसमें से आप हाइट के जो वैल्यूज़ है उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर वो वैल्यू रहती है 11 तो आप बता पाएंगे कि जो ए बी सी ट्राइंगल वाला जो ट्री है, ट्री 1 जो है वो दूसरे से इतना बड़ा है या इतना छोटा है, ठीक है। तो ये थी इसकी डिस्क्रिप्शन। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूटिलाइज होंगी वो भी मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। आपने उनको पेज पे क्या करना है, लिखना है और इस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करना है, देन यू वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। और दूसरा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन ये वाला जो है, ये पहले हमने जो वर्कशीट भी प्रिपेयर की थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, 2 कॉर्ड्स हैं जी 24 और 12 के, और अपोजिट साइड्स ऑफ द सर्कल हैं। रेडियस जो है वो इतना गिवन है, तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये कार्ड लगा दिए, सेंटर है, रेडियस आपको दे दिया गया है, आपने ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिस्टेंस जो है इनके दरमियान ये फाइंड आउट करना है। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, क्योंकि रेडियस है ना, तो रेडियस अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा। 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो आपने उससे क्या करनी है जी। और हाँ, दूसरी चीज़ कि ये जो इनकी लेंथ्स हैं, सपोज इसकी लेंथ 24 है तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगी, यहाँ पे भी 12, क्योंकि सेंटर है ना। और दूसरी चीज़ कौन सी है? 12, तो मीन्स इसकी 6 है और ये भी 6 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इससे भी काफ़ी सारा मिलता जुलता है, यानी कि इसके अंदर भी पाइथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई होगा।
तो आप क्या कर लेंगे, एक ट्राइंगल से आप यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकाल लेंगे, दूसरे में यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और इसकी मैंने आपको डिटेल बता दी है। मीन्स कौन कौन सी एक्सरसाइज को आपने टारगेट करना है, 8.2 को और अगेन 9.2 को। ठीक है, अब 9.2 का सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसके ऊपर नीचे क्वेश्चन यानी कि दो तीन ऊपर हैं, 2-3 नीचे हैं, उनको अगर आप सॉल्व करेंगे या इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप कवर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि यूज द क्रैमर रूल आर इनवर्स मेथड टू सॉल्व। अब इसमें सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं, 3 आते हैं, यानी कि 8 × 3 24 मार्क्स का। और इसमें पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज के अंदर से हैं। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और 3.3 एक्सरसाइज है और ये 7 का जो थर्ड पार्ट है वो दिया गया और जो दूसरा है वो 11.2 में से है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें इसी तरह इसमें अब कि ये हमने क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया, जो ओल्ड सिलेबस था उसमें से जो आपकी एक्सरसाइज थी मैट्रिसेस की, जो पहला चैप्टर था 9th का, तो उसमें से मैट्रिक्स में ये जो दोनों चीज़ें हैं इनके रेफरेंस से बहुत दफ़ा क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा क्या बल्कि तकरीबन हर साल क्वेश्चन आता होता था। हाँ, उसमें ये स्पेसिफिकेशन हो जाती थी कि आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें या इनवर्स मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया है ना। एग्जामिनर जो पूछता था वो किसी एक से पूछता था कि यूज़ क्रैमर रूल, और हर दफ़ा जो मार्किंग होती थी उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो गलती होती थी वो क्या होता था कि एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि यूज़ सॉल्व क्रैमर बाय क्रैमर रूल, तो स्टूडेंट्स उसको कुछ जो है वो इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आंसर दोनों से सेम ही आता है लेकिन जो एग्जामिनर की डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही तो वो क्या होता था, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता था। इसी तरह कई दफ़ा क्वेश्चन आया कि सॉल्व बाय इन्वर्स मेथड, तो स्टूडेंट्स उसको क्रैमर आता है इन्वर्स नहीं आता तो वो क्रैमर से उसको सॉल्व कर देते, तो वो क्वेश्चन जो है वो सिरे से चेक ही नहीं होता, वो गलत हो जाता है क्योंकि जो एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन आपने उसके मुताबिक सॉल्व करना है। हाँ, कई दफ़ा में ये आता था कि सॉल्व, जस्ट सॉल्व, तो फिर आपके पास दोनों मेथड हैं, आप क्रैमर से भी कर सकते हैं, आप इन्वर्स मेथड से भी कर सकते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि क्रैमर मेथड को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले से ये जो एक्सरसाइज है यानी कि 3.3 ये आपने मस्ट जो है वो इसको कवर करना है। अब इसके बदले में कौन सी चीज़ है कि कंस्ट्रक्ट द सर्कल्स ऑफ रेडियाई, आपने रेडियाई सर्कल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारी वर्कशीट है उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे समझाया भी है, डिटेल से सारी बातचीत हुई है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 4+4 का होगा, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं उसके 4 मार्क्स होंगे और फिर 4 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, 2 मार्क्स उसके डायग्राम के और 2 जो वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स आप साथ लिखेंगे उसके मार्क्स होंगे। और इसी तरह फिर 4 जो हैं वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के, उसमें इसी तरह 2 जो हैं वो उसकी डायग्राम के होंगे और 2 उसकी कंस्ट्रक्शन के होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक ही चीज़ पूछी जाए 8 मार्क्स की कि कंस्ट्रक्ट सर्कल कंस्ट्रक्ट करें और आप सिर्फ जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालें, तो फिर आप 8 मार्क्स का जब हो जाएगा तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, 4 मार्क्स की आपकी डायग्राम हो जाएगी और 4 मार्क्स के आपके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अब आते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना है यानी कि इसका सोल्यूशन कंप्लीट, तो वो तो आपके पास नोट्स भी होंगे और दूसरा जो वर्कशीट है उसके अंदर भी मैंने इसको सॉल्व करवाया है ताकि आप उसको समझ से जो है वो अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। और उसके बदले में अगर आप इस एक्सरसाइज को कवर कर पाते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जी, क्रैमर रूल है, दोनों में से मैंने आपको बता दी है कि क्रैमर के रेफरेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है, इन्वर्स के रेफरेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रैमर रूल में क्या होता है, हाँ ये अब क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि जो अपनी इक्वेशंस हैं उनको आसान करना है। अब कैसे आसान करना है ये देखें, 6/10 x है, दूसरा है 8/10 y इज इक्वल टू 20 है।
और दूसरी इक्वेशन है 8/10x माइनस 6/10y इज इक्वल टू 10। अब क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा उसको रीड आउट किया हुआ है तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं और उसका सोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन अगर आप इन इक्वेशंस को देखें ना, सिंप्लीफाई करके ये फ्रैक्शन ख़त्म कर दें तो आपका जो सोल्यूशन है वो आसान हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके चलेंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब क्या है, बड़ा आसान सा काम है। पहली इक्वेशन है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। अब ये जो इक्वेशन है इस तरह की जिसमें फ्रैक्शन नहीं है इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर 6/10 8/10 इस रेफरेंस से क्वेश्चन हो। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है, उसको भी आप 10 से दोनों साइड पे यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 100। ये दूसरी आपकी इक्वेशन हो गई। तो अब फिर आपको पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में उसको आप लिखते हैं। अगर क्रैमर रूल की बात की जाए तो क्रैमर रूल में x की जो वैल्यू होती है वो होती है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और जो y होता है वो क्या होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। और फिर ax कैसे लेते हैं, जो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखते हैं, x के जो कॉलम होते हैं उसको आप रिड्यूस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पे b मैट्रिक्स ले लेते हैं। और जब आप ए वाई डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसमें जो वाई वाला कॉलम होता है उसको आप ख़त्म करते हैं और उसकी जगह पे बी वैल्यू लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं, आपको डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए, फार्मूला उसको कैसे लेते हैं, आपको एडजॉइंट का पता होना चाहिए कि एडजॉइंट में क्या करते हैं, और आपको मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि एडजॉइंट क्रैमर में तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन इन्वर्स मेथड से क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें यूज़ होगा, एडजॉइंट यूज़ होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होगी। तो ये जो 2-3 पार्ट्स हैं इसके रेफरेंस से वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने साथ साथ इसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये हमने डिटेल में क्वेश्चन को देख लिया है, और आपने जो है वो यानी कि इन एक्सरसाइजेस को 3.3 को और 11.2 को इनको सॉल्व करना है ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इनके रेफरेंस से क्लियर हो सके। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट R1 R2 R3 R माइनस R इज इक्वल टू 4R वेयर ये सारी वैल्यूज़ हैं। और दूसरा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द रेडियस। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका जो 8.5 क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, और जो दूसरा है ये 9.1 का पहला क्वेश्चन है। तो ये तो हो गई इनकी डिस्क्रिप्शन के ये कहाँ कहाँ से हैं, यानी कि आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि ये क्वेश्चन ही क्यों दिए हैं। सेम इज़ द केस कि पहले ये जो क्वेश्चन था, ये जो एक्सरसाइज थी, ये इंटर की एक्सरसाइज थी, तो वहाँ पे यही जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम टाइम जो है वो फाइनल बोर्ड में आया, फाइनल एग्जाम में आया है, इसकी जो सोल्यूशन है। तो इस वजह से अब इस साल ये जो सिलेबस है, ये SLOs जो हैं वो आपकी उस आगे हैं, मैट्रिक क्लास में हैं, तो मींस यहाँ पे भी अब पहला एग्ज़ाम है, पहला साल है, तो मींस यहाँ पे भी ये जो 8.5 के रेफरेंस से क्वेश्चन हैं वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो अब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी यही बात की थी, वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को आप किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, R, R1, R2, R3, बड़ा R और S, डेल्टा और हाफ एंगल्स, हाफ एंगल फार्मूलाज। ये जो 8-10 चीज़ें हैं ना, ये आपके पास एक पेज के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारा डाटा आपके पास मौजूद हो तो आप फिर इस जो एक्सरसाइज है उसको आप कवर कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब R, स्मॉल r क्या होता है, सिर्फ जो R है वो होता है डेल्टा बाय S, तो डेल्टा और S दोनों का फार्मूला इसके अंदर यूटिलाइज हो गया। फिर R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 किसके इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस B,
और R3 किसकी इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस सी, और जो बड़ी R की वैल्यू होती है वो होती है ABC ओवर 4 डेल्टा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने, और हाफ एंगल जो है वो शार्ट क्वेश्चन में भी मैंने बात की थी कि tan के हाफ एंगल्स, साइन के हाफ एंगल और कॉज के हाफ एंगल। एक जो हमारी वर्कशीट थी उसमें मैंने इन तीनों के जो फार्मूलाज हैं वो लिखवाए भी थे, और कैसे आसानी से उनको आप याद कर सकते हैं वो भी आपको बताया था, कि उन तीनों के दरमियान कंपैरिजन ड्रा किया था कि कॉज के हाफ एंगल हैं उसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, साइन के जो हाफ एंगल हैं उसके अंदर और कॉज में क्या चेंजिंग है, और इसी तरह टेन का उनके साथ क्या कंपैरिजन है। तो अगर आप वो वर्कशीट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी कि आपने फार्मूलाज को आसानी से कैसे याद करना है। तो अगेन क्या है जी आपका, हाँ इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन के हवाले से क्या करना है, आपने एक चीज़ जो पॉइंट है याद करने का, ऑल्दो वर्कशीट के अंदर मैंने ये भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाया हुआ है, लेकिन अगर आपने अभी यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करना हो तो क्या करेंगे, आप दो दो करके आपने सॉल्व करना है। जब वैल्यूज़ 3 से ज़्यादा आ जाएं तो आपने उनको दो दो करके सॉल्व करना है। उससे क्या होगा कि हर स्टेप पे आपका जो क्वेश्चन होगा वो स्मॉल होता जाएगा, तो आप उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आसानी से कर पाएंगे। अगर आप चारों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, इकट्ठा एलसीएम लेंगे, तो वो जो क्वेश्चन है वो फिर बड़ा हो जाएगा और उसका जो एलसीएम है वो मुश्किल होगा और उसके गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये इसका थोड़ा सा बताना था। बाकी ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो मैंने जो वर्कशीट है उसके अंदर भी आपको करवाए हैं, वहाँ से आपने इनको जो है वो सॉल्व भी कर लेना है अगर आपको अपने पास जो सोल्यूशन है, जो नोट्स हैं उससे समझ नहीं आते या पहले आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो। इस और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है जी, एक तो डायग्राम उसकी कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल हो और ट्रायंगल से सर्कल गुजारना हो तो क्या चीज़ ज़रूरी होती है, मीडियंस चाहिए होते हैं, एंगल बाइसेक्टर चाहिए होते हैं, राइट बाइसेक्टर चाहिए होते हैं, या अल्टीट्यूड चाहिए होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, इसको आपने मेमोराइज़ करना है। और इसी तरह इसके जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखना बहुत आसान है, जो जो आप काम करते हैं उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखते जाएंगे तो वो आपके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स बनेंगे। तो 4 मार्क्स इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स के हो गए, और इसी तरह 4 मार्क्स की इसकी डायग्राम, यानी कि उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे तो 4 मार्क्स उसके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या है कि फील्ड इज बॉर्डर्ड बाय द 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, और ये भी जो है, अब इसमें ना मैंने ऑप्शन दिए है आपको। पहले तो मैं लिखता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। होल्ड ऑन, ये आपने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, तो मैं इसकी जो दूसरी इक्वेशन है वो देखना चाह रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, चलें आपको आइडिया हो गया। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है, ये अगेन 8.4 में से है, क्वेश्चन नंबर है 4। और ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है सामने के क्वेश्चन नंबर 7 है 12.3 का, और ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें मैंने 2 क्वेश्चन क्यों डाले हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला आएगा, यानी कि 8 चैप्टर से आएगा, तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में से नहीं आ सकता। लेकिन अगर ऊपर जो है वो 8 चैप्टर को ज़्यादा जो है वो टारगेट किया गया है, तो फिर 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारी चीज़ों की जो बात हुई है उसके रेफरेंस से फिर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में 8 चैप्टर को ज़्यादा उस पे से क्वेश्चन आया है तो फिर आएगा इस 12 चैप्टर में से लॉन्ग, और अगर ऊपर जो है वो 8 में से कम आया है तो फिर इधर जो है वो 8 में से लॉन्ग आने के काफ़ी चांसेस हैं। बट आपने क्या करना है, आपने ये जो 12 चैप्टर का ये क्वेश्चन है इस पे भी भरपूर फोकस करना है। तो मैंने आपको दोनों हवालों से बता दिया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं और किस वेरिएंट से ये जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको दूसरा बताया है कि 2.5
क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, और इक्वेशंस के हवाले से, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है ये भी इसी तरह जो पुराना सिलेबस था उसमें सेकंड चैप्टर की लास्ट 2 एक्सरसाइज इक्वेशन के रेफरेंस से थी। अब वहाँ पे जब ये एक्सरसाइज थी तो फिर फाइनल एग्जाम में इक्वेशंस के रेफरेंस से बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में उन एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए हैं। तो अब इस दफ़ा ये जो एक्सरसाइज है ये 2.5 है, मीन्स अगेन जो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके हवाले से क्वेश्चन जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है। और ऊपर जो 2 क्वेश्चन हैं उनकी वेरिएशन बना दी है, आपको समझा भी दिया है कि कैसे अगर एक चैप्टर को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा तो फिर दूसरे में से आने के चांसेस हैं, और अगर ये फिर आ जाएगा 8 कम आएगा तो फिर 8 के आने के चांसेस हैं। सो ये था आज का हमारा डिटेल लेक्चर, और जिसको आप जो है ना वो एज ए गेस्ट पेपर, एज ए सैम्पल पेपर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, और आई होप आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके बाद भी प्रिपेयर नहीं करते या इस लेक्चर को प्रिपेयर नहीं करते तो फिर मींस आप अपने जो चांसेस हैं, जो अच्छा स्कोर करने के चांसेस हैं, उसको खुद से मिनिमाइज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, और मैंने बड़ी डिटेल से और सारी चीज़ों को, पूरी बुक को, आपका ये जो 1 घंटे का लेक्चर है इसमें तकरीबन हमने पूरी बुक को जो है वो डिस्कस कर लिया है, और अब इससे ज़्यादा जो है ना वो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपने अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है मैक्सिमम, ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो मेमोराइज़ रहें, और उनके रेफरेंस से अगर चीज़ें वैल्यूज़ चेंज होके आएँ तो वो भी आप कर पाएँ। लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब उनके पैटर्न पे जो भी बुक में चीज़ें दी हुई हैं वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास मे बी। और आपने क्या करना है, इस पेपर को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। कमेंट सेक्शन में आपने जो है वो अपना कमेंट करना है कि आपको पेपर कैसा लगा, आपने अटैम्प्ट किया है या नहीं किया, या कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपने कमेंट करना है। मैं वहाँ पे आपको ज़रूर आंसर करूँगा, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे हम। और विश यू बेस्ट लक। इंशाल्लाह आप अगर ये कर पाएंगे सारी चीज़ें तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट क्लास।